बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट फेज जो कि लेक्सिकल एनालाइजर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्सिकल एनालाइजर को डिस्कस करने से पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखे थे उनको ज़रा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लेक्सिकल एनालाइजर के ऊपर मूव कर जाएंगे। सबसे पहले जो हमने बात की थी कि कंपाइलर बेसिकली इटसेल्फ है क्या। हमने बोला था जी कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है किसी टारगेट लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली कंपाइलर का जो मेजर काम है उसका काम बेसिकली ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। नॉर्मली कंपाइलर की जो ट्रांसलेशन होती है वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज से किसी टारगेट इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन के अंदर उसकी जो टारगेट लैंग्वेज है उसके अंदर वो उसको कन्वर्ट कर देता है। जब हम लास्ट टाइम कंपाइलर डिस्कस किया था, कंपाइलर के बारे में बात की थी, तो इसका जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का हमने देखा था कि सिर्फ कंपाइलर ही ट्रांसलेशन परफॉर्म नहीं करता, और भी हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, उसका मेजर रोल भी बेसिकली ट्रांसलेशन ही है। तो फिर हमने देखा था कि जिस तरह कंपाइलर ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है, इस तरीके से हमारे पास जो इंटरप्रेटर होता है वो भी ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है। तो मेजर डिफरेंस क्या था जो हमने देखा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर है। तो हमने बात की थी कि जो इंटरप्रेटर बेसिकली होता है, इंटरप्रेटर की जो ट्रांसलेशन है वो आपकी इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन होती है। वाइल जबकि हमने कंपाइलर के बारे में जब बात की थी तो कंपाइलर के बारे में देखा था कि कंपाइलर की जो ट्रांसलेशन है वो बेसिकली सबसे पहले सारा कोड एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद उसको वेरीफाई करता है उसके रूल्स के केस के वो अपने सिंटैक्टिकल रूल्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन उसके बाद उसके सिमेंटिक्स चेक करता है, मीनिंग चेक करता है, एंड देन उसको बैक एंड के फेजेस से पास ऑन करने के बाद एंड देन उसको टारगेट जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। पर इन केस ऑफ इंटरप्रेटर, अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर के अंदर बेसिकली आपकी जो इंस्ट्रक्शन एक इवेल्यूएट होती है, उसकी इवेल्यूएशन के साथ ही उसको उसके टारगेट जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इंटरप्रेटर की जो हमारे पास मेजर एग्जांपल्स जो कि हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं या यूज़ करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इंटरप्रेटर का काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली इसमें सबसे जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ होने वाली एग्जांपल है वो हमारे ब्राउज़र्स की है। कि जिस तरह ब्राउज़र्स हमारे वेब पेजेस को या HTML पेजेस को ट्रांसलेट करते हैं ब्राउजिंग के दौरान, वो जो डिस्प्ले है पेजेस है उसको शो करते हैं, वो बेसिकली आपके इंटरप्रेटर की एक एग्जांपल है। इसके साथ साथ इंटरप्रेटर जो नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर हम डिफरेंट टाइप के कन्वर्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि हम कहते थे कि वर्ड से हमने PDF के अंदर ट्रांसलेशन करनी है, तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर भी इंटरप्रेटर का ही काम कर रहे होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस था कंपाइलर के अंदर और इंटरप्रेटर के अंदर। देन नेक्स्ट बात जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस की थी कि कंपाइलर के मेजर फेसेस कौन कौन से हैं, कि कंपाइलर की इन फेजेस से गुजर के ये प्रोसेस कंपाइलेशन का कंप्लीट करता है। तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। जब हमने कंपाइलर के फेजेस की बात की थी तो हमने बोला था कि कंपाइलर को
नॉर्मली 6 फेजेस के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहला फेज लेक्सिकल एनालाइजर है, जिसे नॉर्मली हम स्कैनर भी बोलते हैं। देन जो नेक्स्ट कंपाइलर का फेज है उसे हम सिंटैक्स एनालाइजर या पार्सर भी बोलते हैं। कंपाइलर का जो थर्ड फेज है जिसे हम सिमेंटिक एनालाइजर या टाइप चेकर भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट जो कंपाइलर का फेज है उसे हम इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिसे नॉर्मली हम आईआर भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपाइलर का फेज है उसे हम कोड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं या कोड ऑप्टिमाइजर बोलते हैं। एंड देन जो लास्ट फेज है कंपाइलर का वो टारगेट कोड जनरेशन है। जो कि नॉर्मली हमारी असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम उसे टारगेट कोड को कन्वर्ट कर देते हैं। ये बेसिकली कंपाइलर टू कंपाइलर माइट भी वेरी भी करता हो कि हम किस टाइप का कंपाइलर बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। वो आइदर के मशीन डिपेंडेंट कंपाइलर है, मशीन इंडिपेंडेंट कंपाइलर है। नॉर्मली जब हमारे कंपाइलर की जो आउटपुट होती है, जो सोर्स प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोसेस से गुजारने के बाद आउटपुट जनरेट करता है, वो एक असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है, जिसे देन असेंबलर के थ्रू मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। तो कंपाइलर के इन 6 फेजेस को नॉर्मली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसे हम फ्रंट एंड और बैक एंड ऑफ कंपाइलर बोलते हैं। फ्रंट एंड के फेज के अंदर बेसिकली हमारे जो फर्स्ट 3 फेजेस हैं, जिसमें लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, ये वाले फेज हैं, ये बेसिकली हमारे फ्रंट एंड का पार्ट होते हैं। और इस फ्रंट एंड को नॉर्मली हम एनालिसिस फेज भी बोलते हैं। एंड देन जो हमारे बैक एंड के पार्ट के अंदर जो फेजेस इंक्लूड होते हैं वो बेसिकली हमारे कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड जनरेशन होती है, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। आईआर बेसिकली हमारे पास ब्रिज का काम कर रहा होता है फ्रॉम अ फ्रंट एंड टू बैक एंड ट्रांसलेशन या कन्वर्जन के तौर पे। हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड को जो चीज़ कनेक्ट कर रही थी वो हमारे इंटरमीडिएट कोड की रिप्रेजेंटेशन कनेक्ट कर रही थी कि एनालिसिस फेज से जब हम सिंथेसिस फेज में जाते हैं तो बेसिकली इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करने का कंपाइलर को बेसिक जो पर्पस है
वो एक तो रीयूसेबिलिटी का मेजर फैक्टर है कि हम चीज़ों को रीयूसेबल कर सकें। फॉर एग्जांपल, रीयूजेबिलिटी हम कंपाइलर की किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? अगर हमने अपने कंपाइलर को दो पासिस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, लेट्स सपोज इस तरह का कंपाइलर को जिसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, उसे हम नॉर्मली टू पास कंपाइलर बोलते हैं। यानी कि कंपाइलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दो पासिस में से गुजरना पड़ेगा, जिसमें से फ्रंट एंड और बैक एंड दो पास के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इनको सेपरेट आउट करने से हम रीयूसेबिलिटी किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कंपाइलर की, कि डिज़ाइन लेवल के ऊपर मेजर इसका रोल है कि हम चीज़ों को रीयूसेबल करने के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड को बेसिकली सेपरेट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब बात कर रहे हैं कि हमारा जो कंपाइलर फ्रंट एंड आईआर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम नेक्स्ट बैक एंड में मूव करते हैं, डेफिनेटली फ्रंट एंड को हमारा सोर्स प्रोग्राम पास होगा और जो बैक एंड आउटपुट जनरेट करेगा वो हमारे पास टारगेट लैंग्वेज कोड जनरेट करेगा। अब कंपाइलर के टू फेजेस या टू पासेस कंपाइलर के अंदर इन दो पार्ट्स को सेपरेट आउट रखने से फ़ायदा क्या होगा? रीयूजेबिलिटी हम किस तरीके से अचीव करेंगे कि लेट्स सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, सपोज करें जी कि हमारे पास सी प्लस प्लस की लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है और जो हमारे पास अंडरलाइन हार्डवेयर है जिसके ऊपर जाके एट द एंड आईआर ने मैप होना है, वो एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर है। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास इंटेल का आर्किटेक्चर है, प्रोसेसर है, मैक का प्रोसेसर है और सपोज करें AMD का प्रोसेसर। सपोज सी प्लस प्लस के कोड को हमने किस तरीके से एनालिसिस फेज से गुजारने के बाद उसकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक स्टैंडर्ड वे है कोड को रिप्रेजेंट करने का, उसके अंदर कन्वर्ट कर दिए। एनालिसिस करने के बाद कि जो हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा है अगर तो वो सी प्लस प्लस के ग्रामेटिकल रूल्स को फुलफिल कर रहा है तो वो सक्सेसफुली फिर आपके सी प्लस प्लस के कोड को ट्रांसलेट कर देगा उसकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जो कि एक अनदर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन की। अब सपोज एज्यूम करें जी कि इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है और हमने इस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से आगे मशीन कोड जनरेट किया हुआ है या उसकी मैपिंग प्रोवाइड की है इंटेल के हार्डवेयर के लिए, मैक के हार्डवेयर के लिए एंड AMD के हार्डवेयर के लिए। तो इस तरीके से हमने इस आईआर की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट आर्किटेक्चर्स जो हमारे पास प्रोसेसर्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी प्रोवाइड की है। अब एज्यूम करें जी कि हमारे केस में कोई नया प्रोसेसर मैन्युफैक्चर हो चुका हुआ है, लेट्स सपोज कोई XYZ मैन्युफैक्चर प्रोसेसर हो चुका है हमारे पास। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है या जो सी प्लस प्लस का कोड है वो XYZ प्रोसेसर के ऊपर भी एग्जीक्यूट हो। इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो हमें काम करना पड़ेगा, हमें अपनी आईआर की रिप्रेजेंटेशन या आईआर की मैपिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी XYZ के लिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा फ्रंट एंड ऑफ अ कंपाइलर जो कि सी प्लस प्लस के रूल्स को फुलफिल कर रहा था फ्रंट एंड, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें कंसर्न होने की ज़रूरत है XYZ प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है उसकी मैपिंग के ऊपर। तो वो मैपिंग किसने प्रोवाइड करनी है? वो आईआर ने प्रोवाइड करनी है XYZ के जो आर्किटेक्चर है, जो उसका प्रोसेसर है उसके लिए। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ उस केस में बैक एंड को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसमें फ्रंट एंड का कोई रोल नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना बैक एंड
का कोड दोबारा रीडेवलप करना पड़ेगा किसके लिए, न्यू प्रोसेसर जिसको हम XYZ बोल रहे हैं इस केस में। तो बेसिकली हमने अपना फ्रंट एंड को रीयूजेबिलिटी के थ्रू उसी को ही रीयूज़ कर रहे हैं जो कि हमने पहले डेवलप किया C++ के लिए। सिर्फ और सिर्फ हमने बैक एंड के लिए XYZ का जो न्यू प्रोसेसर है उसकी मैपिंग प्रोवाइड की है। सेम इज द केस विद फ्रंट एंड। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं जी कि वही सिनेरियो है कि जिसके अंदर अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास IR की मैपिंग पड़ी है, इंटेल के लिए भी एग्जिस्ट करती है, मैक के लिए भी एग्जिस्ट करती है, AMD के लिए भी, और किसी XYZ प्रोसेसर के लिए भी हम अपनी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से उसकी मैपिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। यानी कि हमने अपना जो बैक एंड का कोड है वो IR से इंटेल के लिए भी लिखा हुआ है, मैक के लिए भी लिखा हुआ है, AMD के लिए भी, एंड किसी XYZ जो न्यू हमारे पास प्रोसेसर है उसके लिए भी लिखा हुआ है। अब सपोज हम कह रहे हैं जी कि हम अपनी कोई नई लैंग्वेज डेवलप करने जा रहे हैं। एज्यूम करते हैं जी कि हम कह रहे हैं कि हम अपनी नई लैंग्वेज D++ एक न्यू लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं या उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें D++ लैंग्वेज के रूल्स को रिकगनाइज करने वाला लेक्सिकल एनालाइजर लिखना है, जिसके अंदर हम एनालिसिस पार्ट कर रहे हैं, उसका लेक्सिकल एनालाइजर लिख रहे होंगे, उसका सिंटैक्स एनालाइजर लिख रहे होंगे, सिमेंटिक एनालाइजर लिख रहे होंगे। एनालिसिस फेज इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हमारे पास इसकी IR की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, हम इसको सक्सेसफुली IR के ऊपर मैप कर देंगे। तो IR के ऊपर मैप करने के बाद हमें पता है इस IR के अगेंस्ट हमने AMD की भी मैपिंग प्रोवाइड की है, हमने मैक की भी मैपिंग प्रोवाइड की है, हमने अपने पास AMD की मैपिंग प्रोवाइड की है, और जो कोई और प्रोसेसर है उसकी भी अगर मैपिंग प्रोवाइड की है, तो उस केस में हमें बैक एंड से कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रंट एंड को रीडिज़ाइन करना है, अपने एनालिसिस फेज को रीडिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू अ न्यू ग्रामेटिकल रूल जो कि लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से बेसिकली हम रीयूजेबिलिटी के फैक्टर को यूज़ करते हुए अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को सेपरेट आउट करें, ताकि कोई नया हार्डवेयर आता है या कोई नई लैंग्वेज प्रपोज होती है तो उसके लिए जिस स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है सिर्फ उसमें ही करनी पड़े, हमें पूरे कंपाइलर को रिकॉन्स्टिट्यूट ना करना पड़े। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव था जिसके अंदर हम अपने कंपाइलर को टू पासिस के अंदर सेपरेट आउट करते हैं और 2 पासिस के थ्रू कंपाइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड एग्जिस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट इसके बाद फिर हमने डिस्कशन की थी जी कि कंपाइलर की बेसिकली फैमिली कौन सी है जो कि कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान कंपाइलर को एज ए सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करते हैं। इसे बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। या हम इसे कंपाइलर फैमिली भी बोलते हैं। कंपाइलेशन का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे हम नॉर्मली कंपाइलर डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपना C++ का कोड लिख रहे हैं, हम किसी न किसी ID के थ्रू अपना कोड C++ में लिखते हैं और एट द एंड, या फिर अगर हम कोई एडिटर भी यूज़ कर रहे हैं C++ के लिए, माइट भी अगर हम नोटपैड के अंदर अपना C++ का कोड लिख रहे हैं और कंपाइलेशन के लिए GCC कंपाइलर को यूज़ करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस किस तरह कैरी आउट करता है कि एट द एंड हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाती है। तो इसमें कंपाइलर बीइंग अ कंपोनेंट के अलावा दूसरे कंपोनेंट भी कंपाइलर को बेसिकली सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। उसमें सबसे पहले जो रोल प्ले होता है जी, जब हम अपना सोर्स प्रोग्राम इनपुट करते हैं किसी एडिटर को कंपाइलेशन
के दौरान जो डिफरेंट कंपोनेंट्स रोल प्ले करते हैं जी कंपाइलर फैमिली के, उसमें सबसे पहले हमारा सोर्स प्रोग्राम प्री प्रोसेसर के फेज़ में से गुजरता है। प्री प्रोसेसर के फेज़ का बेसिकली काम क्या है, अगर हमने अपने सोर्स प्रोग्राम में कुछ मैक्रोज यूज़ किए हैं तो वो उन मैक्रोज को उनकी वैल्यू से रिप्लेस करता है बिफोर कंपाइलेशन। इसके अलावा जो प्री प्रोसेसर है, अगर आपने कोई लाइब्रेरीज ऐड ऑन की है हैश इंक्लूड की फॉर्म के साथ, जो हम हैश के साथ यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं नॉर्मली अपने प्रोग्राम में, वो लाइब्रेरीज का कोड भी इसके अंदर आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर इम्बेड हो जाता है। और उसके बाद जो मॉडिफाइड हमारे पास सोर्स प्रोग्राम आता है, वो बेसिकली कंपाइलर को एज ए इनपुट पास हो रहा है। ये मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम अब हमारे कंपाइलर को इनपुट हो रहा है। मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर को जब इनपुट हो रहा है, हमने देखा था कंपाइलर जब एज ए सिंगल एंटिटी काम करता है तो उसमें सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देना आपके टारगेट प्रोग्राम के अंदर। और हमने बात की कि हमारा नॉर्मल टारगेट प्रोग्राम जो कंपाइलर प्रोड्यूस करके देता है वो असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है। असेंबली कोड प्रोड्यूस कर दिया इसने। असेंबली लैंग्वेज का कोड देन पास ऑन होता है जी असेंबलर को, एंड देन असेंबलर प्रोसेस करने के बाद मशीन कोड जनरेट कर देता है। मशीन कोड से हमारा जो कोड पास होने के बाद डेफिनेटली लिंकर और लोडर के प्रोसेस के थ्रू हमारा कोड मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। लिंकर के थ्रू जो भी हमारी जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल है, वो तमाम की ऑब्जेक्ट फाइल को वो कंबाइन करता है, उन्हें सिंगल एंटिटी के तौर पे आगे पास ऑन करता है। और इसके अलावा जो भी मेमोरी एड्रेसेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आपका लिंकर सॉर्ट आउट कर रहा होता है। एंड देन ये बेसिकली रीलोकेटेबल जो कोड है ये बेसिकली आपके लोडर को पास होता है, एंड देन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जो कि पूरा कैरी आउट करता है जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं। कंपाइलेशन के प्रोसेस से सक्सेसफुली पास आउट होने के बाद तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है इन तमाम कंपोनेंट से गुजरने के बाद। आज का बेसिकली हमारा जो मेजर टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली एनालिसिस फेज़ के अंदर जो हमारा फर्स्ट फेज़ है लेक्सिकल एनालाइजर, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि लेक्सिकल एनालाइजर में कौन से टास्क हैं जो कि परफॉर्म करने होते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर। लेक्सिकल एनालाइजर के रोल को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की ज़रूरत है जो कि उसको और
डिफ़ाइन करते वक्त हमें यूज़ करनी पड़ती है, पर उसको डिफ़ाइन करने से पहले अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्सिकल एनालाइजर का ले लें, तो बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर हमारा जो भी सोर्स प्रोग्राम हमने लिखा होता है, लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या है कि हमारे सोर्स प्रोग्राम को करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद जो हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेशन हो रही होती है करेक्टर्स को स्कैनिंग के प्रोसेस से गुजारने के बाद, जो हमारी स्ट्रिंग्स बन रही होती हैं करेक्टर्स को कंबाइन करने पे या उनको स्कैन करने पे, अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग फॉर्मेट हो जाती है जो कि हमारे किसी प्री डिफाइंड क्लास के ऊपर या किसी प्री डिफाइंड हमारे बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर मैप हो जाए, तो वो बेसिकली स्कैनर उसके अगेंस्ट वो एक एंटिटी रिटर्न कर देता है, जिसे नॉर्मली हम टोकन बोलते हैं। तो स्कैनर की बेसिकली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने हमारे सोर्स प्रोग्राम को स्कैन करना है, और सोर्स प्रोग्राम स्कैन करने के बाद अगर कोई उसे आइडेंटिफाई होता है ऐसा क्लास का यूनिट जो कि हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो उसने वो क्लास के यूनिट्स को रिटर्न करना होता है। इसको प्रिसाइजली डिफ़ाइन करते हैं कि वो बेसिकली एक्चुअली में कर क्या रहा होता है। उसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा ताकि हम इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हमारे लेक्सिकल एनालाइजर को डिफ़ाइन करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो टर्म यूज़ होती है जी, सबसे पहले हम लेक्जीम को डिफ़ाइन करते हैं जी कि लेक्जीम बेसिकली है क्या। लेक्जीम हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि किसी प्री डिफाइंड क्लास के ऊपर मैप हो जाए। बेसिकली इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, और जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, that is recognized by some lexical unit, और इन टर्म्स जिसे हम लेक्सिकल यूनिट को हम क्लासिफिकेशन बोल रहे थे, उससे रिकग्नाइज हो जाए तो हम उस बेसिकली स्ट्रिंग को लेक्सीम बोलते हैं। अच्छा, अब लेक्सिकल यूनिट बेसिकली क्या है, जो कि किसी भी लेक्सीम को डिफ़ाइन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगेंस्ट कुछ ऐसे प्री डिफाइंड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि ये रिकग्नाइज करेंगे कि जो हमारी गिवन लेक्सीम है वो किस बिल्डिंग ब्लॉक से बिलोंग करती है। बेसिकली उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही हम लेक्सिकल यूनिट बोलते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो लेक्सिकल यूनिट है वो प्री डिफाइंड होते हैं, और कुछ लेक्सिकल यूनिट है जिसे हम क्लासेस बोल रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, लैंग्वेज के अंदर वेरी कर सकते हैं, पर मेजरली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हर एक लैंग्वेज के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिक लास्ट में होते हैं। तो सेकंड टर्म जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, एंड देन इनको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं कि लेक्सीम क्या है हमारे पास, लेक्सिकल यूनिट क्या है, ताकि हम एग्जांपल से क्लियरली आइडिया दें। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसे हम लेक्सिकल यूनिट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज भी बोलते हैं। लेक्सिकल यूनिट बेसिकली हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के अगेंस्ट प्री डिफाइंड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसको हम कैटेगराइज करने के लिए, कैटेगराइज के पर्पस के लिए
यूज़ कर रहे होते हैं, कैटेगराइजेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्या, इसे हम डिटेल में देखते हैं जी कि वो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या चीज़ें हैं। जो हमारे पास लेक्सिकल यूनिट के अगेंस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, या लेक्सिकल यूनिट जो मेजर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उनमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जी हमारे पास, सबसे पहले जी जो बिल्डिंग ब्लॉक है लेक्सिकल यूनिट के अगेंस्ट हमारे पास, आइडेंटिफायर, देन हमारे पास जो नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है जी जिसे लेक्सिकल यूनिट हम कह रहे हैं, कीवर्ड, देन ऑपरेटर्स, देन लिटरल्स, पंक्चुएशंस, और कुछ एडिशनल है वो माइट भी लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकते हैं, हो सकता है किसी लैंग्वेज के अंदर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और किसी लैंग्वेज के अंदर माइट भी कि ये ऑप्शनल हो। एंड डेलीमीटर्स, ये बेसिक लेक्सिकल यूनिट क्या है, इनके अंदर किस टाइप का डाटा आ सकता है, ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हमने लेक्सिम देख ली कि लेक्सिम बेसिकली क्या होता है, देन लेक्सिकल यूनिट क्या होता है जिसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज के कुछ प्री डिफाइंड ब्लॉक्स होते हैं जिसको हमने कैटेगराइज कर दिए, जो कि नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, पंक्चुएशंस, कमेंट्स एंड डेलीमीटर्स। इनको भी एक्सप्लोर करते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड क्या है, ऑपरेटर क्या है, लिटरल क्या है, पंक्चुएशंस क्या है, कमेंट्स के हैं, डेलीमीटर्स के हैं, इनको किस रिकग्नाइज करते हैं, इसको अब एक्सप्लोर करते हैं। लेक्सिम की टर्मिनोलॉजीज देख ली हमने जी, लेक्सिकल यूनिट की टर्मिनोलॉजी देख ली है। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है जी हमारा पैटर्न है। पैटर्न बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि ये डिफाइन करता है कि किसी भी लेक्सिकल यूनिट को हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, कि कौन से रूल्स हैं कि जिसके थ्रू हम किसी भी जो हमने लेक्सिकल यूनिट्स डिफाइन किए हैं उसको रिकग्नाइज करेंगे। तो बेसिकली जो पैटर्न है ये डिस्क्रिप्शन या रूल है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन और रूल टू आइडेंटिफाई लेक्सिकल यूनिट। किसी भी लेक्सिकल यूनिट की पहचान करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स हम डिफाइन करेंगे उसको हम पैटर्न बोलते हैं। एंड देन रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर बात करें, जैसे कि हमें आइडिया है कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स
का प्री रेक्विजिट बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। उसके अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी कि रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसी नोटेशन है जिसके थ्रू बेसिकली हम किसी भी पैटर्न को रिकग्नाइज करने के लिए कुछ सेट ऑफ करेक्टर्स या कुछ सेट ऑफ सिंबल्स यूज़ करते हैं कि जिसके थ्रू हम उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन हमें एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है, एक ऐसी नोटेशंस प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम किसी भी पैटर्न को रिकग्नाइज करने के लिए उसकी मैथमेटिकल नोटेशन या रेगुलर एक्सप्रेशन की नोटेशंस डिफाइन कर सके। बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि जिसके थ्रू हम गिवन पैटर्न को रिकग्नाइज कर सकते हैं। लास्ट जो मेजर कंपोनेंट है या मेजर टर्मिनोलॉजी है जो कि एसोसिएट होती है हमारे लेक्सिकल एनालाइजर के साथ, उसे हम टोकन बोलते हैं। टोकन बेसिकली एक सेट ऑफ पेयर है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है किसी भी लेक्सिकल यूनिट की अलोंग विद द लेक्सिकल एट्रीब्यूट। जिसे हम लेक्सिकल यूनिट या टोकन नेम बोलते हैं। एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, जो कि बेसिकली एट्रीब्यूट वैल्यू एक ऑप्शनल फीचर है किसी भी टोकन के अंदर। बेसिकली टोकन एक टू पेयर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था, एक पेयर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था जिसके अंदर हमारे पास लेक्सिकल यूनिट की इंफॉर्मेशन आ रही होती है और उसके साथ साथ हमारे पास उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू आ रही थी, जो कि नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि लेक्सिम पास हो रही होती है। तो बेसिकली टोकन जो एक सेट रिटर्न करता है वो टोकन नेम जो जिसे हम लेक्सिकल यूनिट बोल रहे हैं, लेक्सिकल यूनिट की इंफॉर्मेशन अलोंग विद द ऑप्शनल हमारे पास एट्रीब्यूट की वैल्यू, जिसे हम समहाउ कह सकते हैं कि ये लेक्सिम कैरी कर रहा होता है। तो टोकन बेसिकली इस तरह पेयर में इंफॉर्मेशन पास कर रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम लेक्सिकल एनालाइजर की बात करें तो लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली जब उसे हम सोर्स प्रोग्राम पास करते हैं तो सोर्स प्रोग्राम पास करने के बाद लेक्सिकल एनालाइजर हमें स्ट्रीम ऑफ टोकन्स प्रोड्यूस करके देते हैं, टोकन्स की स्ट्रीम जनरेट करके देता है। जब जब उसे कोई लेक्सिकल यूनिट मिलता है या जैसे जैसे वो कोई लेक्सिकल यूनिट आइडेंटिफाई करता है फ्रॉम अ सोर्स प्रोग्राम, तो वो उसके अगेंस्ट टोकन रिटर्न करता है। हम एक सैम्पल प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक सैम्पल एग्जांपल के लिए कुछ सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं एंड देन उसको फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें हमारे पास लेक्सिम के उसके अंदर टोकन्स के हैं एंड देन जो भी हमने टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की हैं वो बेसिकली कैसे मैप हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी
एग्जांपल कर रहे हैं जी, हम कह रहे हैं हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर कुछ ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। लेट्स सपोज ये हमारा सोर्स प्रोग्राम था। ये सोर्स प्रोग्राम जब हमारे लेक्सिकल एनालाइजर को पास होगा तो लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली कैसे इसकी स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट करेगा। आ, जब हम लेक्सिकल एनालाइजर की बात करते हैं तो लेक्सिकल एनालाइजर ने हमारे ये वाले सोर्स प्रोग्राम को करेक्टर बाय करेक्टर चेक करना है। सपोज सबसे पहले उसने करेक्टर आई रीड किया, देन करेक्टर एन रीड किया। इसका मतलब अभी तक जो स्ट्रिंग फॉर्मेट हो चुकी है वो आई एन रीड कर चुका होगा। देन नेक्स्ट करेक्टर उसने टी रीड किया। जब भी वो कोई करेक्टर रीड करेगा, उस करेक्टर रीड करने के बाद जो भी कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट कर रहा है उस स्ट्रिंग की फॉर्मेशन को वो चेक करेगा क्या वो किसी न किसी पैटर्न के ऊपर मैप हो रही है कि नहीं हो रही। जो पैटर्न हमने डिफाइन किए हैं लेक्सिकल यूनिट्स के अगेंस्ट, क्या ये स्ट्रिंग किसी पैटर्न के ऊपर मैप हो रही है कि नहीं हो रही। देन नेक्स्ट माइट भी उसने स्पेस रीड की। जैसे ही उसने स्पेस रीड की है तो हो सकता है कि स्पेस रीड करने के बाद उसने ये चीज़ आइडेंटिफाई की हो कि यार ये जो मैं स्ट्रिंग रीड कर रहा हूँ ये स्ट्रिंग माइट भी मेरी किसी क्लास या लेक्सिकल यूनिट जो मैंने डिफाइन किया हुआ है किसी लेक्सिकल यूनिट के साथ मैप कर रही हो। इस केस में अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, अभी हमने लेक्सिकल यूनिट्स को एक्सप्लोर नहीं किया, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंपाइलर को किसी तरीके से इतनी स्ट्रिंग रीड करने के बाद उसने ये चीज़ एनालाइज कर ली कि यार ये मेरा किसी न किसी कीवर्ड के ऊपर मैप हो रहा है। जब ये किसी न किसी कीवर्ड के ऊपर मैप हो गया इसका मतलब क्या है कि उसे एक लेक्सिकल यूनिट मिल चुका है। जब उसे एक लेक्सिकल यूनिट मिल चुका है, अब लेक्सिकल यूनिट मिलने की वजह से या मिलने के साथ ही वो करेगा क्या कि वो टोकन रिटर्न कर देगा, वो एक टोकन प्रोड्यूस कर देगा। इसका मतलब क्या है, अब वो टोकन क्या प्रोड्यूस करेगा। सपोज कर रहे हैं अभी हम कह रहे हैं कि टोकन दो चीज़ें कैरी कर रहा है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि टोकन की एक्चुअल नोटेशन हो गई है, वो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करें। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं जी कि जब उसने इतना लेक्सिकल यूनिट एक आइडेंटिफाई कर लिया, उसने बोला देखा जी कि ये किसी न किसी मेरे लेक्सिकल यूनिट के ब्लॉक से बिलोंग कर रही है ये स्ट्रिंग। अब वो करेगा क्या, अब वो एक टोकन प्रोड्यूस करेगा। एज्यूम कर रहे हैं एक्चुअल में टोकन होगा क्या उसको बाद में देखेंगे। एज्यूम कर रहे हैं कुछ टोकन इस जगह का प्रोड्यूस करेगा। उसने बोला जी कि लेक्सिकल यूनिट क्या आइडेंटिफाई हुआ है। एज्यूम कर रहे हैं जी लेक्सिकल यूनिट था जी कीवर्ड का। उसने बोला कीवर्ड प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, अब ये कीवर्ड एक्चुअली है क्या। कीवर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब इस केस में कीवर्ड एक्चुअली है क्या, हम कह रहे हैं जी कि ये कीवर्ड एक इंट कीवर्ड है। हम कह रहे हैं कुछ रफली इस तरीके से ये टोकन प्रोड्यूस करके दे देगा जब उसने एक लेक्सिकल यूनिट आइडेंटिफाई कर लिया। जब एक लेक्सिकल यूनिट आइडेंटिफाई कर लिया इसका मतलब क्या है कि उसने उसका टोकन रिटर्न कर दिया। अब फिर वो स्कैनिंग को कंटिन्यू करेगा जहाँ से उसने रोकी थी। देन अगेन जब एक टोकन प्रोड्यूस हो गया तो जो स्ट्रिंग उसने फॉर्मेट की थी वो स्ट्रिंग वो दोबारा उसको नल कर देगा एंड दोबारा फिर से जैसे ही करेक्टर रीड करना शुरू करेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। सपोज उसने फिर ए रीड किया। जैसे ही उसने ए रीड किया उसके पास स्ट्रिंग बन गई ए। जब जब स्ट्रिंग बनेगी तब तक वो उसको मैच करेगा अपने प्री डिफाइंड पैटर्न्स के साथ। हमने जब देखा कि उसने ए रीड कर लिया देन माइट भी उसे पता लग गई जाए कि जी कि ए रीड करने के बाद ये किसी न किसी पैटर्न से मैच हो गई। एज्यूम करें जी कि वो जिस पैटर्न से इसको मैच करने की कोशिश कर रहा है उसे हम कह रहे हैं कि वो पैटर्न था जी आइडेंटिफायर का। उसे पता लग गया जी कि ये एक किसी आइडेंटिफायर के साथ मैप हो रही है। अब इस केस में जब ये आइडेंटिफायर के साथ मैप होगी तो दोबारा अगेन फिर वो टोकन रिटर्न करेगा जी। एज्यूम कर रहे हैं कि इसके केस वो कहेगा जी कि आइडेंटिफायर आईडी और आईडी की जो वैल्यू कैरी कर रहा है जी वो है ए। ठीक है, इसमें बेसिकली आईडी क्या है, आईडी एक लेक्सिकल यूनिट है और ए बेसिकली उसकी लेक्जीम है। अभी हम एट्रीब्यूट वैल्यू की बात नहीं करते। बेसिकली एट्रीब्यूट वैल्यू किसी लेक्जीम की रिप्रेजेंटेशन के लिए एडिशनल एक ऐसा फीचर है या एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हम उसके साथ अपेंड कर रहे होते हैं। अभी हम एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहे, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट की जगह हम लेक्जीम पास कर रहे हैं।
सिमिलरली पहले टोकन के अंदर जो हमारे पास लेक्सिकल यूनिट था वो कीवर्ड था, और उसके अगेंस्ट जो हमने एट्रीब्यूट पास किया, ये जो लेक्सिम पास की, हम कह रहे थे कि वो इंट है। एंड देन सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर स्कैन करने पे जब इसको फिर वो मैच करेगा एक कैरेक्टर रीड करने के बाद, माइट भी कि हमारा लेक्सिकल एनालाइजर फिर आइडेंटिफाई कर ले कि ये कोई ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर की वैल्यू कहीं ना कहीं पे असाइनमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड देन नेक्स्ट वो 5 रीड कर रहा है। 5 रीड करने के बाद माइट भी वो कहे जी कि ये एक लिटरल है, या इसे अगर हम स्पेसिफाई कर दें, सपोज अभी लिटरल तक ही रखते हैं, ये एक लिटरल है और लिटरल की वैल्यू क्या है 5 है। देन उसने सेमीकोलन रीड किया। सेमीकोलन रीड करने के बाद वो जो टोकन प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वो कह रहा है जी कि एक पंक्चुएशन है और पंक्चुएशन की वैल्यू क्या है सेमीकोलन। तो कुछ इस तरीके से हमें इस एग्जांपल से आइडिया हो गया कि हमारे पास लेक्सिकल यूनिट्स क्या होते हैं, हमारे पास लेक्सिम्स बेसिकली क्या होती हैं, पैटर्न किस चीज़ को हेल्प आउट कर रहा होता है कि पैटर्न की क्या हमारे पास इम्पोर्टेंस है कि पैटर्न के थ्रू ही हम किसी न किसी लेक्सिकल यूनिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग स्कैन। एंड देन उस पैटर्न को लिखने के लिए जो हमारे पास नोटेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है कि जिसके थ्रू हम उस पैटर्न को डिनोट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी जो कि किसी भी लेक्सिकल एनालिसिस के साथ एसोसिएट होती है, उसको हमने डिस्कस किया। अभी एक्चुअल में देखते हैं जी कि एक्चुअल में ये किस तरीके से लेक्सिम्स प्रोड्यूस कर रहा है, या किस तरीके से हम उसके पैटर्न की डेफिनेशन लिखते हैं और किस तरीके से लेक्सिकल यूनिट्स की हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन अब जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली जो लेक्सिकल यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लेक्सिकल यूनिट्स जो हमने डिफ़ाइन किए हैं उसमें किस किस तरह की इंफॉर्मेशन या क्या क्या डाटा आ सकते हैं, किस टाइप का डाटा उसके अंदर कैरी हो रहा होगा। सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफायर की बात करें, आइडेंटिफायर बेसिकली हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, या जो हमारे पास हमारे वेरिएबल्स होते हैं या जो फंक्शंस के नाम होते हैं, बेसिकली उनको हम अपनी लैंग्वेज के जिस ब्लॉक के ऊपर मैप करते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सी प्लस प्लस की ही अगर बात करें, तो सी प्लस प्लस के अंदर जैसे कि हम लिखते हैं जी इंट ए, फॉर एग्जांपल x is equals to 5, b is equals to x plus a। इसमें हमारे आइडेंटिफायर कौन से हैं जी बेसिकली, इसमें हमारा आइडेंटिफायर ए एक आइडेंटिफायर है जो कि कोई वेरिएबल नेम है, x एक आइडेंटिफायर है, b एक आइडेंटिफायर है, एंड देन दिस x is identifier and this a is identifier। तो बेसिकली जब जब हमें कोई ना कोई वेरिएबल मिलेगा, या लेट्स सपोज हमें कोई फंक्शन का नेम जो हमने खुद से डिफाइन किया, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं जी कि एक फंक्शन का नेम है जी फन, तो फंक्शन का नेम भी बेसिकली
ऐसे आइडेंटिफायर ही वो रिकग्नाइज करेगा। तो हमने जो पैटर्न डिफाइन किया होगा किसी भी आइडेंटिफायर को रिकग्नाइज करने के लिए, वो पैटर्न डेफिनेटली हमें लेक्सिकल एनालाइजर की स्पेसिफिकेशन से पता लगेगा, जो कि लैंग्वेज को डिज़ाइन करते वक्त हम डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि इसके आइडेंटिफायर को रिकग्नाइज करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं जो कि इसके आइडेंटिफायर को रिकग्नाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें आइडेंटिफायर के बाद, अगर हम नेक्स्ट लेक्सिकल यूनिट की बात करें जिसके अंदर हम बात कर रहे थे जी कीवर्ड्स की। बेसिकली आइडेंटिफायर के अंदर वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कि वेरिएबल हम किस तरीके से रिकग्नाइज कर रहे हैं। एंड देन कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड्स हमारी लैंग्वेज के कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करती है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सेट ऑफ कीवर्ड्स है वो स्पेशल मीनिंग कंटेन कर रहा था उस लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से। बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमारे कीवर्ड्स कोई स्पेशल मीनिंग कैरी कर रहे होते हैं और इनकी जो लिमिट है, इन वर्ड्स की लिमिट है, वो बेसिकली नाउन होती है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर मोस्टली कितने कीवर्ड्स आ रही है पहले से ही डिफाइन होता है। तो जब भी कोई लैंग्वेज हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स की लिस्ट है वो डिज़ाइनर प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग रखते हैं, और उन वर्ड्स की जितनी भी काउंट है वो पहले से ऑलरेडी पता होता है कि ये इतने प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। उसमें ऐसा कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो कि एम्बिगुअस हो, जिसका आइडिया ना हो कि ये लैंग्वेज का कीवर्ड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि यहाँ पे सी प्लस प्लस वाली लैंग्वेज की बात करें जिससे हम यूज टू भी हैं, सी प्लस प्लस की एग्जांपल को आगे कैरी आउट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि अपने सी प्लस प्लस के कुछ कीवर्ड्स जो कि हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इंट है, फ्लोट है, डेटा टाइप्स की जो भी हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं वो आ गया। लेट्स सपोज हमारा इफ एल्स का कीवर्ड जो कि हम कहीं ना कहीं पे डिसीजन के लिए यूज़ कर लेते हैं, हमारे लूप्स फॉर वाई, इसके अलावा हमारा मेन फंक्शन का नेम। तो ये कुछ प्री डिफाइन वर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिक मीनिंग कैरी आउट कर रहे होते हैं, जिसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ये बेसिकली ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज अपने लिए ही इस्तेमाल करती है, और लैंग्वेज में इन वर्ड का कोई स्पेसिफिक स्पेशल मीनिंग है, और इन वर्ड्स को हम नॉर्मली अपने आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नेम के तौर पे या फंक्शन के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो
सिंटेक्टिकल या सिंटेक्स एनालाइजर के फेस में जाके माइट भी कंफ्यूज हो जाए कि जब वो उसको पार्स कर रहा हो तो वो उसको रिकग्नाइज ना कर पाए कि ये यहाँ पे एज ए आइडेंटिफायर ट्रीट हो रहा है या एज ए कीवर्ड ट्रीट हो रहा है। तो किसी भी कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर ट्रीट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट लेक्सिकल यूनिट की बात करें जी, हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। अब डेफिनेटली ऑपरेटर्स की बात करें या कीवर्ड्स की बात करें या आइडेंटिफायर की बात करें, ये माइट भी लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर रहे हैं, पर ये क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, ये लेक्सिकल यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। इनकी डेफिनेशन, इनके पैटर्न या इनके रूल्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकते हैं। माइट भी कि हो सकता है कोई ऐसी लैंग्वेज है, एक्स वाई जी कोई भी लैंग्वेज है जिसके ऑपरेटर्स वेरी कर रहे हों हमारे नॉर्मल सी प्लस प्लस की लैंग्वेज, जावा की लैंग्वेज से। तो ऑपरेटर्स या कीवर्ड्स या आइडेंटिफायर की जो बात हम कर रहे हैं, तो इनकी स्पेसिफिकेशन जो लैंग्वेज डिज़ाइनर है, या लैंग्वेज जब हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उस टाइम पे हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑपरेटर्स के सेट के अंदर ऑपरेटर्स आ जाते हैं नॉर्मली, उसमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। इसके अलावा हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर, लेस दैन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, कंपैरिजन, नॉट इक्वल्स टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो भी ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर भी इसका पार्ट है, वो इस ऑपरेटर सेट से बिलोंग कर रहे होते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करें जी ऑपरेटर्स के बाद लिटरल्स की। लिटरल्स बेसिकली हमारे लैंग्वेज के अंदर जो हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनको डिफाइन कर रहे हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉर्मली जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिटरल्स की अगर बात करें, अगर उनको हम कैटेगराइज करें डेटा टाइप्स के अंदर, तो हमारे पास हमें इंटीजर लिटरल्स, हमें इंटीजर लिटरल्स का सेट देखने को मिलता है, जिसे हम इंटीजर डेटा टाइप्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें नॉर्मली हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ नंबर की फॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। आइदर वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इस तरह के इस सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली इंटीजर लिटरल से बिलोंग कर रही होती हैं, जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। देन अगर हम फ्लोट लिटरल्स की बात करें, तो फ्लोटिंग वैल्यू नॉर्मली हमारी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। लेट्स सपोज 1.357 एफ, या कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 1.75 ई रेज टू पावर 3 एफ। इस फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस डोमेन से बिलोंग करने वाली वैल्यूज़ हमारी फ्लोटिंग लिटरल्स का पार्ट होती हैं। दैन अगर सी प्लस प्लस की लैंग्वेज की अगर बात करें, तो उसके अंदर हमें डबल के लिटरल्स मिल जाते हैं। वन पॉइंट ज़ीरो सेवन सपोज माइनस
8.1 कुछ इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे डबल लिटरल्स का पार्ट होती हैं। देन लिटरल्स की डोमेन के अंदर हमारे पास करेक्टर लिटरल्स भी आ जाते हैं, जो कि एनी आस्की करेक्टर होता है जी, कोई भी आस्की करेक्टर उसका पार्ट हो सकता है। जो आस्की करेक्टर के डोमेन के अंदर हमने करेक्टर्स डिफाइन हुए हुए मिलते हैं, वो कोई भी करेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं एज ए करेक्टर लेटर के तौर पर, जिसको नॉर्मली हम सिंगल कोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई हो गया, या फॉर एग्जांपल \n हो गया, या फॉर एग्जांपल कैपिटल जी हो गए। इस तरह के जो भी करेक्टर्स जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे करेक्टर लिटरल का पार्ट होता है। एंड देन इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स भी एज ए डाटा टाइप अवेलेबल होती है, और स्ट्रिंग लिटरल के अंदर जो हमारे पास डोमेन के अंदर जो वर्ड्स आ सकते हैं, वो वर्ड्स की पहचान करके वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं। इस तरह की फॉर्म का जो भी डाटा है लिटरल्स की कैटेगरी में, अगर वो लाई कर रहा है तो वो जिस स्पेसिफिक कैटेगरी में लाई कर रहा है हम उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड देन हमारे पास बूलियन लिटरल भी हैं, जो कि नॉर्मली ट्रू या फॉल्स की फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास लिटरल की कैटेगरीज के अंदर जो सब कैटेगरीज है उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें किस किस तरह के लिटरल्स देखने को मिल सकते हैं हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर। देन पंक्चुएशंस की बात करें, नेक्स्ट लेक्सिकल यूनिट तो बेसिकली हमारी लैंग्वेज के अंदर जो बेसिक पंक्चुएशन के करेक्टर होते हैं वो नॉर्मली सपोज सेमी कोलन, कोमा, कोलन, ओपनिंग पेरेंथेसिस, क्लोजिंग पेरेंथेसिस, स्मॉल ओपनिंग स्मॉल क्लोजिंग, करली ओपनिंग करली क्लोजिंग, स्क्वेयर ओपनिंग स्क्वेयर क्लोजिंग। इस तरह के करेक्टर्स जो हैं बेसिकली वो हमारी पंक्चुएशन की डोमेन का पार्ट होते हैं। देन अगर जो हमारे पास एडिशनल लेक्सिकल यूनिट्स है जिसके अंदर कमेंट्स की बात करें या डेलीमीटर्स की बात करें, नॉर्मली कमेंटिंग बेसिकली हम अपने कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम अपने कोड में यूज़ करते हैं। कि लेट्स सपोज अगर हम चाह रहे हैं जी कि अगर हमने कोई कोड लिखा है, कल को दोबारा अगर कोड रीयूज़ करते हैं या कोड को दोबारा ओपन करते हैं तो हमें पता लग जाए कि किस लाइन का क्या पर्पज़ है। तो कमेंट्स नॉर्मली जो हमें देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वो सिंगल लाइन कमेंट हो सकता है, जिसको हम C++ के अंदर डबल फॉरवर्ड स्लैश रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट हो सकता है,
जिसे नॉर्मली हम फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, देन हमारा कोई भी पीस ऑफ कोड जिसको हमने डबल मल्टी कमेंट करना है, स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके से हम उसको रिकगनाइज करते हैं। उसके बाद जी लास्टली जो हमारे पास लेक्सिकल यूनिट रह गया जी, डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स की अगर बात की जाए तो डेलीमीटर्स बेसिकली हमारे जो सोर्स प्रोग्राम है उसके अंदर रीडेबिलिटी को इन्हांस करता है। फॉर एग्जांपल डेलीमीटर करेक्टर होते कि अगर हमारे पास हमारे सोर्स प्रोग्राम में कहीं पे स्पेसिस दी हैं, वाइट स्पेसिस ज़्यादा, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैं लिखा हुआ है जी इंट 1 2 3 4 स्पेसिस छोड़ के मैं लिखा है जी ए, देन एक स्पेस छोड़ के असाइनमेंट ऑपरेटर, देन 2 4 5 स्पेसिस छोड़ के कोई 10 एंड देन सेमीकोलन। अगर मैंने अपने सोर्स प्रोग्राम में ये लाइन लिखी है या इसके अगेंस्ट मैंने ये लाइन लिखी है, इन दोनों लाइंस का मीनिंग सेम है, एक में स्पेसिस ज़्यादा है एक में स्पेसिस कम है। तो डेलीमीटर्स बेसिकली आइडेंटिफाई क्या चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि जो भी हमारे सोर्स प्रोग्राम में वाइट स्पेसिस हैं, जिसे हम नॉर्मली सिंगल स्पेस या टैब जो कि एक्चुअली 4 स्पेस की इक्विवेलेंट होती है, या कहीं पे अगर कोई न्यू लाइन है तो उसको रिकगनाइज करने के लिए हम डेलीमीटर चूज़ करते हैं। हम अपने नॉर्मली सोर्स प्रोग्राम के अंदर जब हम लेक्सिकल एनालाइजर की बात करते हैं तो लेक्सिकल एनालाइजर को हम नॉर्मली 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, एक स्कैनिंग का पोर्शन एंड देन सेकंड पोर्शन कि उसने लेक्सिकल यूनिट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर कहीं पे कमेंट्स यूज़ हुए हैं या डेलीमीटर्स यूज़ हुए हैं तो वो जो स्कैनिंग वाला पोर्शन है, स्कैनिंग वाला पोर्शन हमारे जो इस तरह के कैरेक्टर्स है जो कि कमेंटिंग वाला सेक्शन है उसको, और जो हमारे अगर डेलीमीटर्स है तो उसको हमारे सोर्स प्रोग्राम में से रिमूव कर देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई मीनिंग कैरी नहीं कर रहे होते हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे जो स्कैनिंग वाला पोर्शन है, हम जैसे कह रहे थे कि लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली अपने जॉब को डिवाइड कर देता है एक स्कैनिंग के अंदर एंड सेकंड वन टोकन जनरेशन, बेसिकली जो एनालिसिस का फेज है, एनालिसिस वाला पार्ट है, लेक्सिकल एनालिसिस वाला पार्ट है वो परफॉर्म करता है। और स्कैनिंग के अंदर नॉर्मली हम अपने कमेंट्स को एंड जो भी हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर डेलीमीटर्स आ रहे हैं उनमें उसको रिमूव कर देते हैं। एंड कमेंट्स और डेलीमीटर्स को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास अपडेटेड या मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम बचता है उसको थ्रू फिर हम स्कैन करके करेक्टर बाय करेक्टर उसमें से जो भी हमारे पास टोकन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो टोकन्स की स्ट्रीम जनरेट करके रिटर्न कर रहा होता है। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं जी कि बेसिकली हमने जब टोकन डिफ़ाइन किया था या टोकन को जब हम डिफ़ाइन कर रहे थे तो उसके अंदर हमने बोला था कि टोकन 2 चीज़ें कैरी कर रहा होता है। फर्स्ट थिंग इज़ लेक्सिकल यूनिट या टोकन नेम एंड सेकंड वन इज़ एट्रीब्यूट नेम। प्रीवियसली जब हमने लेक्सिकल यूनिट डिफ़ाइन किए या टोकन जब हमने डिफ़ाइन किया था तो उसके अंदर लेक्सिकल यूनिट के साथ जो हम सेकंड पेयर ऑफ
एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे वो हम लेक्सीम ही यूज़ कर रहे थे, बट एक्चुअली लेक्सीम उस टोकन का पार्ट नहीं थी। लेक्सीम के साथ एसोसिएट उसका एट्रीब्यूट उस टोकन सेट का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ टोकन उनके साथ उनकी लेक्सीम, उसकी डिस्क्रिप्शन और साथ उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू की बात करें तो हमें ये थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास लेक्सिकल यूनिट, या जिसे हम टोकन नेम बोल रहे हैं, इस लेक्सिकल यूनिट के साथ एसोसिएट उसकी स्पेसिफिकेशन कि जिसके थ्रू हमारा लेक्सिकल यूनिट आइडेंटिफाई होगा, जिसे हम पैटर्न बोल रहे थे। उस लेक्सिकल यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस होने वाली हमारी लेक्सीम और अगर उस लेक्सीम के साथ कोई हमने कोई एट्रीब्यूट एसोसिएट किया हुआ है तो उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं जी कि हमने कहीं पे लेक्सिकल यूनिट आइडेंटिफाई कर लिया है आइडेंटिफायर का। आइडेंटिफायर को नॉर्मली हम कह रहे हैं जी कि हम आईडी से रिकग्नाइज कर रहे हैं इस लेक्सिकल यूनिट को। और आइडेंटिफायर का पैटर्न हम क्या बता रहे हैं जी, हम कह रहे हैं जी कि आइडेंटिफायर, किसी भी आइडेंटिफायर को अगर आपने रिकग्नाइज करना है तो उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ ही है। हमारी इस लैंग्वेज के केस में हम स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर रहे हैं जी सिंगल लेटर। और सिंगल लेटर की जब लेटर की बात कर रहे हैं तो लेटर बेसिकली हमारे अल्फ़ाबेट्स को डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल ए टू जी या स्मॉल ए टू जी अल्फ़ाबेट के सेट में से कोई भी करेक्टर अगर पिक कर रहे हैं तो वो उसे हम लेटर कंसीडर कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जी कि अगर कहीं पे सिंगल लेटर रिकग्नाइज होता है तो उसे हम ऐसे आइडेंटिफाई ट्रीट करेंगे। वो लेटर की बेसिकली एक्चुअल वैल्यू थी क्या, उसे हम लेक्सीम बोलेंगे, और उस लेक्सीम के साथ अगर कोई हमने एट्रीब्यूट एसोसिएट करना है तो वो उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू कहलाएगी। सपोज करते हैं जी कि हम कह रहे हैं जी कि हमने एक सिंगल लेटर आइडेंटिफाई रिकग्नाइज किया जिसे हम सपोज ए बोल रहे हैं। अच्छा, अब जब लेक्सिकल यूनिट हमने एज ए टोकन आइडेंटिफाई किए आईडी को, तो जब टोकन प्रोड्यूस होगा तो आईडी के साथ जो एट्रीब्यूट वैल्यू किसी लेक्सीम की एसोसिएट होगी वो बेसिकली उस लेक्सीम के वेरिएबल का या उस लेक्सीम का बेसिकली पॉइंटर साथ जाके स्टोर होगा। तो बेसिकली ये पॉइंटर की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा, पॉइंटर टू लेक्सीम जो भी हमारे पास ए है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक लेक्सीम ए प्रोड्यूस हुई जो कि लेक्सिकल यूनिट आईडी पे मैप हो रही है थ्रू द पैटर्न, जो हमने पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो टोकन प्रोड्यूस होगा तो वो ये कुछ ये टोकन प्रोड्यूस करके रिटर्न करेगा। यानी कि इस केस में जो टोकन पास हो रहा है आईडी, उसके साथ पॉइंटर टू लेक्सीम वेरिएबल जो ए थी वो पास होगी। सपोज नेक्स्ट लेक्सिकल यूनिट आइडेंटिफाई हुआ है जी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। अच्छा, जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो अगर ऑपरेटर्स के पैटर्न की बात करें, अगर हमने ऑपरेटर आइडेंटिफाई करना है तो ऑपरेटर कोई स्पेसिफिक पैटर्न कैरी नहीं कर रहा। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारा करेक्टर मैच करता है जी ग्रेटर देन से या ग्रेटर देन इक्वल्स टू से, या फिर हमने बोला हुआ है कि लेस देन है या लेस देन इक्वल्स टू है,
तो हम कह रहे हैं कि सपोज करें जी कि अगर इसमें से कोई करेक्टर मैच होता है हमारे सोर्स प्रोग्राम में से, तो उसके अगेंस्ट लेट्स सपोज लेक्सीम रिटर्न करे जो उसने सपोज 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 लेक्सीम रिटर्न कर दीजिए हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू का जो हमने करेक्टर रीड किए, स्ट्रिंग रीड की है, और इसके अगेंस्ट हम जो एट्रीब्यूट रिटर्न कर रहे हैं हम कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू कि हम एट्रीब्यूट रिटर्न कर रहे हैं। और लेट्स सपोज हम इसे लेक्सिकल यूनिट इसका कह रहे हैं जी, सपोज कर रहे हैं जी, हम कह रहे हैं कि लेक्सिकल यूनिट इसका ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर कैटेगरी का एक लेक्सिकल यूनिट है। अब इस केस में टोकन के रिटर्न हुआ जी, हम कह रहे हैं जी कि एक ऑपरेटर आइडेंटिफाई हुआ है। ऑपरेटर था कौन सा, बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू उसकी एक्चुअल लेक्सीम है, और उसके अगेंस्ट जो हम एट्रीब्यूट रिटर्न कर रहे हैं वो जी कर रहे हैं, जो कि डिनोट कर रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का टोकन है। इस केस में ये टोकन प्रोड्यूस हो गया। अगर कोई हमारे पास लेक्सिकल यूनिट कीवर्ड से बिलोंग करता है, अगर कोई लेक्सिकल यूनिट कीवर्ड से बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल वो कीवर्ड था जी इफ़ का, तो इफ़ को अगर आपने चेक करना है, अगर आपके जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है अगर आपने उनके पैटर्न्स डिफाइन करने हैं, तो उसके पैटर्न्स एज इट इज़ हम राइट डाउन करते हैं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। अगर इफ़ है तो बेसिकली इसकी लेक्सीम भी इफ़ है, और हम अपने जो कीवर्ड हैं कीवर्ड के अगेंस्ट हम कोई एट्रीब्यूट वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि हमने देखा था कि एट्रीब्यूट वैल्यू बेसिकली ऑप्शनल है। अगर किसी टोकन के अंदर ये है हो भी सकती है, किसी टोकन के अंदर ये नहीं भी हो सकती। तो इस केस में टोकन इफ पास हो रहा होगा। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं जी कि हमने एक लेक्सिकल यूनिट आइडेंटिफाई किया जी इंटीजर लिटरल के नेम से, और इंटीजर लिटरल की बेसिकली डेफिनेशन है क्या कि वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। और अगर इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली ये डिजिट होता है फॉलोड बाय वन और मोर डिजिट्स। ये सिंगल वैल्यू भी हो सकते हैं, मल्टी वैल्यूड डिजिट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर इस डिजिट की बात करें तो एज्यूम करें जी कि अगर हमारे पास वैल्यू थी 505, ये लेक्सीम है उसकी, तो इस केस में इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू भी यही रहेगी। इंटीजर लिटरल, और इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू जो हम भेज रहे हैं वो 505 वैल्यू भेज रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे टोकन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे हमारे कीमत लेक्सिकल यूनिट के अगेंस्ट जो हम डिफाइन करेंगे। इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है कि हम कह रहे थे कि जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के पैटर्न बेसिकली वो कीवर्ड्स इटसेल्फ ही होते हैं। हम कीवर्ड्स को एग्जैक्टली मैच करेंगे कि अगर वो हमारे जो पैटर्न डिफाइन किए हुए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उस पैटर्न से मैच कर गए, तो हम उसे एज ए कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, और कीवर्ड की बेसिकली जो एक्चुअल वैल्यू है जो बेसिकली कीवर्ड इटसेल्फ है वही एज ए टोकन पास हो रहा होगा, उसके साथ उसकी कोई एट्रीब्यूट वैल्यू पास नहीं हो रही होगी। अब हम कोई लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर हम उसके पैटर्न्स मेंशन करते हैं, और पैटर्न्स मेंशन करने के साथ साथ हम देखते हैं कि हम उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे, और लिखने के बाद हम किस तरीके से स्ट्रीम ऑफ टोकन प्रोड्यूस करवाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिफ़ाइन किया कि बेसिकली पैटर्न किस तरह की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, लेक्सीम उसके अगेंस्ट क्या जनरेट हो गई है, एट्रीब्यूट वैल्यूज के साथ पॉसिबली क्या एसोसिएट हो सकती हैं, और वो पॉसिबली किस लेक्सिकल यूनिट से बिलोंग कर सकते हैं। अभी एक्चुअली
गिवन ग्रामर में से हम किस तरीके से उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज करेंगे, ये हम डिटेल में देखेंगे। किस तरीके से हम ये जब हम करेक्टर बाय करेक्टर अपने प्रोग्राम के अंदर से करेक्टर्स को स्कैन कर रहे हैं, किस तरीके से स्कैनिंग के प्रोसेस के अंदर हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी अब ये जो स्ट्रिंग मैं रीड कर चुका हूँ ये किसी प्री डिफाइंड पैटर्न के ऊपर मैप हो रही है, ये हो चुकी है। तो ये पूरा प्रोसेस हम कैरी आउट करेंगे जी लेटर ऑन। अभी सिर्फ हम जेनेरिक बातें कर रहे हैं जो कि लेक्सिकल एनालाइजर इन जनरल ये काम कर रहा होगा। एक्चुअली हम इसका लेक्सिकल एनालाइजर खुद बिल्ड करके देखेंगे किसी स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड जो लैंग्वेज होगी उसके अगेंस्ट। अच्छा, अब एक प्रोसेस पूरा हम एज ए होल एक दफ़ा एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम अपने लेक्सिकल यूनिट्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ उसकी रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखेंगे, और लिखने के बाद हम अपने गिवन सोर्स प्रोग्राम में से उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेसिकली इसके ऊपर मैप हो भी रहेगी या नहीं हो रहा। अच्छा जी, हम कह रहे हैं कि हम लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं किसी भी प्रपोज लैंग्वेज के लिए। हम उस लैंग्वेज का नाम मिनी लैंग्वेज रख रहे हैं, जिस तरह हमें पता है कि सी प्लस प्लस सी जावा वाली लैंग्वेज होती है, इस तरह हम अपनी कोई प्री डिफाइंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो कि जिसके रूल्स हम खुद प्रोवाइड करेंगे, उससे हम कह रहे हैं कि मिनी लैंग्वेज। मिनी लैंग्वेज के अंदर जो हमारे जो लेक्सिकल यूनिट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। सबसे पहले जो हमारा लेक्सिकल यूनिट है आइडेंटिफायर। हम कह रहे हैं जी कि हमारे जो आइडेंटिफायर की स्पेसिफिकेशन है उसकी स्पेसिफिकेशन ये है जी 1 और मोर लेटर्स, कि हमारे आइडेंटिफायर को अगर रिकग्नाइज करना है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लेटर हो सकते हैं। मतलब कि इससे प्रोड्यूस होने वाली जो स्ट्रिंग्स हैं, लेटर का सेट बेसिकली अल्फ़ाबेट से बिलोंग कर रहा होता है, जो कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पॉसिबल वैलिड आइडेंटिफायर्स माइट बी कि ए हो सकता है, लेट्स सपोज एक्स ए हो सकता है, जी बी सी हो सकता है। इस तरीके से जो भी इस रूल को फुलफ़िल कर रहा है, जो भी हमारी स्ट्रिंग इस रूल को फुलफ़िल कर रही है, वो एज ए आइडेंटिफायर के तौर पे रिकग्नाइज होगी। ये आइडेंटिफायर की हमारी स्पेसिफिकेशन थी। देन अगर कीवर्ड्स की बात करें, हम कह रहे हैं जी कि हमारी लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड है, जो लैंग्वेज हमारी कीवर्ड ऑफर कर रही है, उसमें कीवर्ड है जी हमारे पास एक इंट का कीवर्ड है, एंड सेकंड वन इज सी आउट का कीवर्ड है। ये लैंग्वेज के अंदर हमारे कीवर्ड्स है। हमारी लैंग्वेज ये दो ही कीवर्ड ऑफर कर रही है। देन अगर ऑपरेटर्स की बात करें, हमारी लैंग्वेज जो ऑपरेटर ऑफर कर रही है उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, और डबल लेसन जो कि हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं जिसे, वो है। देन पंक्चुएशंस की अगर हम बात करें,
तो हमारी लैंग्वेज जो पंक्चुएशन ऑफर कर रही है जी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्चुएशन कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ सेमीकोलन अपीयर हो सकते हैं। अगर इंटीजर लिटरल्स की बात करें तो हमारी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लिटरल्स अलाउ हैं। और इंटीजर लिटरल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये वैसे ही प्री डिफाइंड क्लास है, पर हम इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं 1 और मोर डिजिट्स। और डिजिट्स का सेट बेसिकली 0 to 9 किसी भी डिजिट से बिलोंग कर रहा होगा। डेलीमीटर या जो भी कमेंट है उसे हम कह रहे हैं जी कि उनको इग्नोर कर दें। डेफिनेटली इग्नोर करने के लिए भी हमें कोई ना कोई पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा जो कि ये रिकग्नाइज करेगा कि ये अब एक कमेंट है या ये एक ऐसे डेलीमीटर है। पर अभी एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे केस के अंदर ना तो डेलीमीटर है और ना ही कहीं ना कहीं पे कोई कमेंट है। सिंगल स्पेस को नॉर्मली हम एज ए डेलीमीटर कंसिडर नहीं करते। अगर कहीं पे डेलीमीटर आ भी रहा है तो उसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, हम उसके बारे में बॉदर नहीं कर रहे। अच्छा, सपोज इस लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन को यूज़ करते हुए अब हमने कोई सोर्स प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है। मिनी लैंग्वेज का कोई कोड लिख रहे हैं जी हम। अब अगर इस कोड को स्कैन करें, मिनी प्रोग्राम के कोड को स्कैन करें, तो हमें पता है कि इसके अगेंस्ट जो स्ट्रीम ऑफ टोकन हमें मिलेगी वो डेफिनेटली इसमें से जो भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे गिवन लेक्सिकल यूनिट के ऊपर मैप होगी किसी न किसी, जो हमने यहाँ पे लेक्सिकल यूनिट डिफाइन किए हैं। फर्स्ट अगर लेक्सिकल यूनिट ने जो स्ट्रिंग आइडेंटिफाई की है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग आइडेंटिफाई हुई है और जिस लेक्सिकल यूनिट से वो एज आइडेंटिफाई हो रही है, एज्यूम करें जी कि इसके अगेंस्ट जो टोकन प्रोड्यूस हुआ है वो एक कीवर्ड, और कीवर्ड की जो वैल्यू है वो पास होके आगे जा रही है, इंट पास हो रही है। देन नेक्स्ट जो स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट होगा, जो टोकन जो नेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ है उस टोकन का नाम आइडेंटिफायर है। और हमने देखा था कि आइडेंटिफायर के अगेंस्ट बेसिकली उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू क्या पास होती है, ये बेसिकली पॉइंटर टू एक्स पास होगा, कि एक्स का पॉइंटर पास होगा या एक्स की इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला, वेरिएबल की इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला पॉइंटर ये जाके कहीं पे आपका हैश टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन पंक्चुएशन, और उस पंक्चुएशन के अगेंस्ट जो एट्रीब्यूट वैल्यू, लेट्स सपोज सेमी कोलन, इसको सेमी कोलन लिखते हैं, या लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट जो एट्रीब्यूट वैल्यू पास कर रहे हैं वो सेमी की पास कर रहे हैं, सेमी कोल के सेमी कोलन है बेसिकली पंक्चुएशन। देन नेक्स्ट लाइन के ऊपर अगर आ जाएं, इसमें अगेन सबसे पहले आइडेंटिफायर है, पॉइंटर टू एक्स, अगेन हमारे पास ऑपरेटर है,
असाइनमेंट ऑपरेटर हम कह रहे हैं, लेट्स सपोज कि कैसे टोकन रिटर्न होता है। देन हमारे पास इंटीजर लिटरल है, और इंटीजर लिटरल की वैल्यू 10 एज ए एट्रीब्यूट पास होगी। देन हमारे पास अगेन एक ऑपरेटर आ रहा है, लेट्स सपोज हम इसे प्लस ऑपरेटर बोलते हैं, PO। अगेन हमारे पास एक पंक्चुएशन रीड हुई है, उस पंक्चुएशन के अगेंस्ट हम कह रहे हैं जो हम एट्रीब्यूट रिटर्न कर रहे हैं वो सेमीकोल के नाम से कर रहे हैं। देन हमारे पास कीवर्ड रिटर्न हुआ है। हमने लास्ट में बात की थी कि कीवर्ड एक्चुअली एज इट इज़ पास हो जाते हैं, उसके लिए फिर हमें कोई स्पेसिफिक टोकन के अंदर आइडेंटिफायर का नेम या लेक्सिकल एट्रीब्यूट की वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। पर हम चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए उसे पैटर्न में लेके जा रहे हैं। हम कह रहे हैं जी कहीं ना कहीं पे हमारे पास फिर कीवर्ड प्रोड्यूस हुआ है, और उस कीवर्ड के अगेंस्ट कीवर्ड वैल्यू सी आउट पास हो रही होगी। देन हमारे पास ऑपरेटर, और लेट्स सपोज ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, हम इसे EXO कह रहे हैं। देन अगेन हमारे पास पंक्चुएशन है जिसे हम सेमीकोलन बोल। तो इस तरीके से हमारे मिनी प्रोग्राम के अंदर जो भी हमने प्रोग्राम लिखा था, अगर वो प्रोग्राम किसी न किसी लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर मैप हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट कुछ इस फॉर्म में टोकन जनरेट करके दे देगा। नेक्स्ट लेक्सिकल यूनिट की अगर हम बात करें तो लेक्सिकल यूनिट का बेसिक काम यही है कि जो हमने सॉरी लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें या लेक्सिकल एनालाइजर की बात करें तो लेक्सिकल एनालाइजर का बेसिक रोल यही है कि उसने प्री डिफाइंड पैटर्न्स के अगेंस्ट जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसने उनको रिटर्न करना है। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो कि लेट्स सपोज कोई मीनिंग कैरी नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने लिखा होगा, अगर इसी लाइन की बात करें, सी आउट की बात करें, अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया OCUT $, x, इस केस में जब OCUT वाली स्ट्रिंग रीड होगी तो अब इस केस में ये वाली स्ट्रिंग किसके ऊपर मैप हो जाएगी, ये हमारी इस केस में आइडेंटिफायर की स्पेसिफिकेशन के ऊपर मैप हो जाएगी, क्योंकि ये वन और मोर लेटर्स की पैटर्न के ऊपर मैप कर रही है। अगर हम कीवर्ड्स की भी बात करें तो कीवर्ड्स भी बेसिकली हमारे आइडेंटिफायर की स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर रहे होते हैं, पर वो ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जो कि प्री डिफाइंड जो हमारे पास स्ट्रिंग्स है उनके ऊपर मैप हो रहे होते हैं। तो नॉर्मली जब हम कीवर्ड्स की मैपिंग चेक कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम आइडेंटिफायर ही रिकग्नाइज करते हैं और देख लेते हैं कि क्या वो आइडेंटिफायर हमारे पास जो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स पड़ी हैं उनमें से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तो उनमें से मैच कर रहा है तो फिर हम उसे एज ए कीवर्ड रिटर्न करते हैं, अदरवाइज उसे फिर हम ऐसे आइडेंटिफायर रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें इस केस में पता था कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो या तो इंट है या वो सी आउट है। अच्छा, अब जब मैंने एज्यूम कर रहा हूँ, अब जब मैंने इस COUT को स्कैन किया था, COUT को जब मैंने स्कैन किया तो ये मैप हो रहा है मेरे आइडेंटिफायर की स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी। तो मैंने किया कि मैंने कहा कि ये पॉसिबली एक आइडेंटिफायर हो सकता है, पर अभी मैंने कंफर्म नहीं किया। जब मेरे पास COUT स्ट्रिंग एक प्रोड्यूस हो चुकी है तो मैंने कहा कि ये पॉसिबली एक आइडेंटिफायर हो सकता है, पर इसको कंफर्म करने के लिए मैंने किया क्या,
कि मेरे पास जो लिस्ट ऑफ हमारे पास जो लिस्ट ऑफ हमने टोकन्स मेंटेन की है, जो सॉरी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो हमने मेंटेन की है, हम अपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में से चेक करेंगे। हमने लिस्ट ऑफ कीवर्ड में इंट रखा हुआ है जी कहीं पे, और अपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड में सी आउट रखा हुआ है। अब हमने जो पॉसिबली एक स्ट्रिंग रिकग्नाइज की, जिससे हम कह रहे थे कि ये पॉसिबली एक आइडेंटिफायर हो सकता है, पर हम करेंगे कि आपके उसे आइडेंटिफायर के तौर पे रिकग्नाइज करने से पहले चेक करेंगे क्या जो हमने कीवर्ड की लिस्ट मेंटेन की है उसमें से किसी कीवर्ड के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर तो ये उसमें से किसी भी प्री डिफाइंड कीवर्ड के साथ मैच नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग अब एज ए आइडेंटिफायर डील हो रही है। अगर ये किसी कीवर्ड के साथ मैच कर देगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग अब आइडेंटिफायर नहीं है बल्कि एक कीवर्ड है। तो इस तरीके से हम अपने आइडेंटिफायर में से ही कीवर्ड को रिकग्नाइज कर देते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिकली हमें एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने लेक्सिकल एनालाइजर का जनरल ओवरव्यू किया जी, कि लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर हम किस तरीके से जो लेक्सिकल यूनिट्स हमने डिफाइन किए हैं कि लेक्सिकल यूनिट्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन उन लेक्सिकल यूनिट्स को यूज़ करते हुए किस तरह हम स्ट्रीम ऑफ टोकन प्रोड्यूस करते हैं। तो आज बेसिकली हमने लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेक्सीम किसे बोलते हैं, लेक्सिकल यूनिट किसे बोलते हैं, पैटर्न किसे बोलते हैं, टोकन किसे बोलते हैं, देन रेगुलर एक्सप्रेशंस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एंड देन हमने इसके अंदर आज के टॉपिक के अंदर जो लेक्सिकल यूनिट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं उनको डिस्कस किए, उनके अंदर किस टाइप का डाटा आ सकता है उसको हमने डिफ़ाइन किया, उसको हमने देखा जी। एंड देन किसी भी प्रोग्राम के अगेंस्ट जो कि किसी लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट लिखा होगा, तो किस तरीके से आपका स्कैनर उसे स्कैन करके एक डमी स्ट्रीम ऑफ टोकन किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो आज हमने ओवरव्यू किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि अगर हमने अपना लेक्सिकल एनालाइजर बिल्ड करना है। लेक्सिकल एनालाइजर बिल्ड करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं जी। या तो हम उसे खुद से बिल्ड कर सकते हैं, खुद से उसकी कोडिंग कर सकते हैं बाय हैंड। उसको अगर हम पहले मैप करेंगे अपने ट्रांजिशन डायग्राम के ऊपर, देन उसका ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड देन उस ट्रांजिशन टेबल को हम कोड करेंगे। तो उसको हम बाय हैंड भी डेवलप करके देखेंगे लेक्सिकल एनालाइजर को। और उसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पस ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। उसके अंदर जो मेजर टूल बेसिकली यूज होता है उसे हम लेक्स टूल बोलते हैं। हम इंशाल्लाह इनकमिंग लेक्चर्स के अंदर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लेक्स टूल के थ्रू अपने लेक्सिकल एनालाइजर को डेवलप कर सकते हैं और किस तरह उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक लेक्सिकल एनालाइजर की बात है, लेक्सिकल एनालाइजर के फेस के अंदर अगर किसी किस्म का लेक्सिकल एरर आइडेंटिफाई हो जाए, तो ये बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर के लिए रिकग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सी आउट को हमने चेंज कर दिया, उसके स्पेल्स को आगे पीछे कर दिया, पर सिंटैक्स में देखा जाए तो लग ये रहा है कि यार ये एक कीवर्ड आना था जो कि मिसस्पेल हो चुका हुआ है। तो लेक्सिकल एनालाइजर इस तरह के एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो उसे एज ए किसी न किसी बिल्डिंग ब्लॉक की स्पेसिफिक पर अगर मैप हो रहा है तो वो उसे एज ए उस लेक्सिकल यूनिट के साथ एज ए टोकन प्रोड्यूस करके रिटर्न कर देगा। पर अगर हम उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखें जो कि सिंटैक्स एनालाइजर का काम है, तो जब सिंटैक्स एनालाइजर इसको इवेल्युएट करने जाएगा कि ये OCUT नाम से तो कोई भी चीज़ नहीं आ सकती, उसके बाद डबल लेस देन और एक्स है, ये किसी भी ग्रामेटिकल रूल के ऊपर फुलफिल नहीं कर रहा, तो माइट भी कि उस केस में जाके ये वाली चीज़ एरर प्रोड्यूस करे। तो इसके अंदर कुछ रिकवरी मैकेनिज्म भी होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं कि अगर इस तरह के कुछ एरर्स हैं जो कि माइनर से एरर हैं जिसकी वजह से माइट भी कि आगे हमारी
जो भी प्रोसेसिंग है या जो भी कंपाइलेशन का प्रोसेस है, अगर वो रुक जाता है इन इस तरह के कुछ छोटे से एरर्स की वजह से, तो हम वो एरर रिकवरी टेक्निक्स भी अप्लाई करके उन एरर्स को सॉर्ट आउट करते हैं, ताकि हमारा आगे जो रिमेनिंग कोड है वो प्रोसेस हो सके। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें किस तरह से प्रोसीड करेंगे वो लेटर ऑन हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम उसको डिटेल में देखेंगे। आज के लिए जितना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गिवन लैंग्वेज के अगेंस्ट, किसी भी लेक्सिकल स्पेसिफिकेशन वाली लैंग्वेज के अगेंस्ट हम अपना लेक्सिकल एनालिसिस बिल्ड करेंगे। वो कैसे बिल्ड करेंगे, हम उसके लिए आ, हम अपने ट्रांजिशन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि बेसिकली डीएफए की तरह ही दिखती है। डीएफए की तरह ही नोटेशंस की यूज़ होती हैं ट्रांजिशन डायग्राम की। देन उन ट्रांजिशन डायग्राम के अगेंस्ट हम अपना ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। उस टेबल को हम सिंपल कोड के थ्रू मैप करके देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वर्किंग डेमो देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना लेक्सिकल एनालाइजर बिल्ड कर सकते हैं। जी अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।